जैसे सेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है और हम लोग बढ़ रहे हैं इस 15 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के एंड की तरफ, और आने वाले समय में बहुत सारे इस तरह के सेशन हम एक दूसरे के लिए करते आएंगे। और मैं चाहूंगा इस सेशन को शानदार तरीके से शुरुआत करने के लिए एक बार जोरदार क्लैप करेंगे आप अपने लिए, और एक बार कंधे पे पीठ थपथपाएंगे। आज मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ होने की वजह से वो आर्टिफिशियल बैकग्राउंड आ रहा है जिसको मैनेज अभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज वीडियो ऑफ रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेशन की, जिसका नाम है अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप। दोस्तों, खालिद भाई इससे पहले के स्लाइड्स प्रेजेंट करें। खालिद जी, आप प्लीज स्लाइड प्रेजेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मजे की बात, हम जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं वैसे हम रियल लाइफ में होते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, और ये जरूरी नहीं है सबके साथ हो, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में 99% केसेस में आप जैसे अपने अपलाइन के प्रति रहते हैं वैसे ही आप अपने पेरेंट्स और अपने बड़ों के प्रति रहते हैं। और जिस तरीके से आप बिहेव अपनी डाउनलाइन के साथ करते हैं उसी तरीके से आप अपने बच्चों के साथ और अपने छोटे भाइयों के साथ बिहेव करते हैं। दोस्तों, ये ऑटोमेटिक होता है, मतलब हम जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं वैसे ही हम रियल लाइफ के अंदर होते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल बनने की, मतलब रियल लाइफ में वो कुछ और होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ और होते हैं, और वो फंबल हो जाता है, वो मैनेज कर नहीं पाते हैं। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और हमारी जिंदगी के अंदर। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, रिलेशनशिप एक ऐसा शब्द है जो हमें एम्पावर करता है या डिसएम्पावर करता है। एक बार आप जरा सोच के देखिए, आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए उन लोगों के बारे में जिनसे आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जिनसे हर तरह की बात आप कर पाते हैं, हर तरह की, मतलब हर तरह की, अच्छी बुरी नेगेटिव पॉजिटिव, सब कुछ जिन लोगों से बात कर पाते हैं, उन लोगों के चेहरे आपके जहन में यानी दिमाग में आते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और अब सोचिए एक बार उन लोगों के बारे में जिन लोगों के साथ आपकी कुछ ब्लॉकेज है, पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके करके आज आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते, आप अपने दिल की फीलिंग्स उनसे शेयर नहीं करना चाहते, आप खुल के उन लोगों से बात नहीं करना चाहते। एक बार सोच के देखिए दोनों लोगों के बारे में, और ऐसे दूसरे रिलेशन के बारे में सोचते ही आप डिमोटिवेटेड, डिसएम्पावर्ड, परेशान महसूस करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम उसी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा पहले 5 लोगों से शेयरिंग अपने अपलाइन के बारे में और डाउनलाइन के बारे में, उनकी वो बातें जो आपको बहुत इरिटेट करती हैं। मैं नहीं कह रहा कि गलती आपकी हो सकती है, गलती उनकी भी हो सकती है, XYZ कुछ भी, शायद उन्हीं की होगी तभी आप इरिटेट हुए। और देखिए, इस सेशन में मैं शायद आपसे कुछ खट्टी और कुछ मीठी या कड़वी बातें करूं। मेरा इंटेंशन सिर्फ कुछ चीजों को उभारने का है, मतलब हमारे बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, अदरवाइज वो चीजें कितने बड़े आई मीन ब्लॉकेज का कारण बन जाती हैं हमें पता भी नहीं लगता है। तो अगर मेरी कोई भी बात आज के सेशन में बुरी लगे तो मैं एडवांस में सॉरी बोलना चाहता हूं आप सभी लोगों से, लेकिन सेशन के लास्ट में आप पाएंगे कि कितनी कीमती चीज है हमारे पास रिलेशनशिप। और आपको एक बात और बता दूं साहब, हम ये पूरी जिंदगी में जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कुछ हार्ड वर्क करते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे करते किसी ना किसी रिलेशनशिप के लिए हैं। मर्सिडीज शायद हमें बहुत बड़ी खुशी ना दे, लेकिन उस मर्सिडीज की वजह से जो चेहरों के ऊपर स्माइल आती है हम उसी के लिए काम करते हैं। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार परिस्थितियों की वजह से या सामने वाले की गलती की वजह से या ट्रेंड की वजह से हमें इरिटेशन महसूस होती है। तो मैं शेयरिंग चाहता हूं उन लोगों की जो किसी भी कारण से, मतलब आपकी डाउनलाइन हो या आपकी अपलाइन हो, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है, वो मैं कुछ चीजें शेयर करवाना चाहता हूं लोगों से। कोई भी 5 लोग प्लीज आप अपने हैंड रेज कर दीजिए जिसको भी अपनी डाउनलाइन की अपलाइन की कोई बात अच्छी नहीं लगती है। और हाँ, इसमें अच्छा दिखने की कोशिश मत करना, शेयर करना, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो कोई भी चीज अगर आपको अपनी डाउनलाइन या अपलाइन की पसंद नहीं है तो वो शेयर करेंगे। खालिद भाई अनम्यूट कर दीजिए जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं। देश्याम जी, आपका माइक ऑन है। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी।
सर जी मेरे को अपलाइन में तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन डाउनलाइन से प्रॉब्लम जरूर रहती है। वो प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअल में उनकी व्यवस्था ये ऐसी है कि क्या करें, कि बोलते हैं लोग परचेजिंग नहीं कर रहे हैं और बार हम्म। बार सामान खरीदते हैं, तो क्या करें इतना सामान का। और हमारे पास अभी पेमेंट तो कुछ अकाउंट में आ नहीं रहे, हम तो केवल हम खरीद रहे हैं। हम्म। ऐसा करके बहुत प्रॉब्लम ये लोगों नीचे की आ रही है। मैं लोगों को बताऊं भाई कि शुरू में इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप टेंशन मत लो, बाद में देखो हम्म। इसमें सब कुछ अच्छा ही होएगा, पेमेंट भी आएगा, आपकी ग्रोथ भी होएगी, सब कुछ होएगा। लेकिन बस राधेश्याम शुरू जी, का हाँ जी। राधेश्याम जी, जब आप किसी को परचेजिंग करने के लिए बोलते हैं और जब आपकी डाउनलाइन में से कोई व्यक्ति इस तरह की स्टेटमेंट देता है, तो उस समय आपकी फीलिंग क्या क्या होती है? हाँ आपका, फीलिंग तो सर। आपके मन में हाँ क्या चल रहा होता है जो आप कहना चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं पाते उस व्यक्ति से? हाँ, मन में तो हेजिटेशन होता है कि बहुत बहुत बुरा बुरा लगता है कि यार बार बार क्या बोल रहे हैं ये लोग, हम भी तो शुरू में कर रहे थे, लेकिन बस वो उनका गलत नहीं है एक्चुअल में, लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगता है कि ये बार बार यही क्यों बोल रहे हैं कि भाई मेरे को ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, या मैं खरीदी क्यों करूं। हम्म। ऐसा करके थोड़ा गलत लगता है, मन में भी ऐसा बहुत बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन अभी कुछ उपाय भी नहीं है ना उसके लिए। नहीं, उपाय है, बताऊंगा आज के सेशन में। आज के सेशन में अपन उपाय के बारे में बात करेंगे, बट ऐसी फीलिंग आती है हाँ सर, यस और यस। सबके आती है, मेरे भी आती है, इसमें कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से पार्टिसिपेट करें, मतलब बताएं वो मन की बातें, जिससे कि जितना ज्यादा हम बताएंगे ना उतने अच्छे से आज क्रिएट कर पाएंगे, और ये मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम खत्म हो जाए फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच राधे श्याम जी शेयर करने के लिए। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर अखिलेश, आपका पॉपअप विंडो आ रहा होगा। मिस्टर दिव्यांशु जैन। बोलिए मैम, आपका माइक ऑन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले सर थैंक यू, आप इतने वंडरफुल हमें सेशंस दे रहे हैं। बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ रहा है हमारा इस चीज से। वेलकम सबसे सर। जी सर, मुझे भी जो है डाउनलाइन से थोड़ी सी कंप्लेंट्स रहती हैं। मान लीजिए हम्म। जैसे हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हम्म। तो सर वो लोग तो अगर हम हर बार बात करके उनसे रिपरचेज या इन चीजों की बात करते हैं तो फिर वो मतलब कॉल उठाना छोड़ देते हैं। तो बहुत इरिटेशन होती है भाई, कॉल उठा के बंदा मना कर दे कि मुझे शॉपिंग नहीं करनी है कुछ भी, हम्म। पर ऐसे कॉल नहीं उठाते तो बहुत इरिटेशन लगती है। क्या मन में क्या फीलिंग आती है उस समय जब आपका कोई फोन ना उठा रहा हो, क्योंकि आपको तो पता है आप उसके भलाई के लिए बात करने वाले हैं उससे? जी, तो सर यही लगता है कि भाई पता नहीं बंदा क्या सोच रहा है कि जो है मतलब ना जैसे हमारे इंडियन की कल्चर की ये होता है कि भाई ये मुझे बता रहा था इसका फायदा होगा, हम्म। ऐसा लगता है मुझे, पर बाकी अच्छा सा फील नहीं होता? नहीं होता सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कोई शेयर करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर थैंक यू सर सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए। जी। मेरा नाम निरंजन परिडा, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी सर निरंजन जी। जैसे बोले, हाँ ये सर ऑफलाइन से तो कोई शिकायत नहीं, डाउनलाइन से जो शिकायत ज्यादा है वो है कि जब भी मैं मीटिंग ट्रेनिंग में बुलाता हूँ वो आते नहीं है, खाली बहाना ओके। करते हैं। हम जैसे सीएनटी के लिए बोलते हैं, बोलते हम्म। सीएनटी तो बार बार वही सीएनटी किया जाना, लेकिन हम्म। सीएनटी का शब्द फुल फॉर्म में उनको पता नहीं है। तो इस टाइप हाँ। के सर, और सेमिनार वगैरह में मीटिंग में कहीं भी बुलाते हैं, हम्म। आते नहीं है। तो ओके। इसलिए गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मतलब गुस्सा हम्म। कम आता है, हंसी ज्यादा आता है, क्योंकि हम उनके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। इस चीज के लिए हम्म। थोड़ा ज्यादा परेशान रहता हूँ मैं, कि जो सटीक चीज है उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये सर। ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग। अपलाइन से किसी को कोई शिकायत नहीं है? मेरा अपलाइन मेरे को टाइम नहीं देता, दूसरी टीम में नहीं ज्यादा नहीं, काम ऑफलाइन करता है। में तो सर बहुत अच्छे हैं, पूरा टाइम देते हैं, जब भी बुलाते हैं आते हैं। थैंक यू सो ऑफलाइन हमें मच, आई पीछे लव यू। पड़ता है, हम ऑफलाइन को सीखें। थैंक यू, लव यू सर। ओके जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर मेरे अपलाइन एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, और सबसे पहले आपको थैंक्स, आपका सेशन बहुत अमेजिंग रहता है। मेरी पूरी टीम आपकी फैन है। थैंक यू सो मच मैम। मैं राहुल भाटिया जी की टीम से हूँ ओके। जी। मुझे एक्चुअली शिकायत किसी से नहीं है, बेसिकली बस कितना भी कोशिश करो मोटिवेट करने की, बट कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी सी बातों में ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर बात करो, फिर वो ठीक हो जाती हैं जितनी डाउन लाइन है, उसके बाद में फिर वो डिमोटिवेट हो जाती हैं। जरा सा कुछ हर्डल आया और फिर सेम चीज।
तो ओके। कई बार ये होता है कैसे टैकल करूं इस सब चीजों को, तो फ्रस्ट्रेशन आती है थोड़ी सी, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है जो हमारे कंट्रोल में है तो गुस्सा आता है ना, थोड़ा सा। थोड़ा सा। और यहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं उन लोगों के बारे में भी, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव जिसकी कुछ बातों को देखकर आपको खुंदक आती है, मतलब वो डायलॉग, उसका वो रिएक्शन देखते ही हमें खुंदक आनी शुरू हो जाती है। जैसे कुछ बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स जब उनको कुछ बोलते हैं, उनके वो मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो जैसे ही माँ बाप उनको कुछ बोलना शुरू करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन और खुंदक आना शुरू हो जाती है। या बड़े भाई हो सकते हैं, या कोई दोस्त हो सकता है, वो भी शेयर कर सकते हैं। गुड थैंक यू मॉर्निंग सो मच जी, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं डॉली बात कर रही हूँ। सबसे जी मैम। पहले तो थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा सेशन देने के लिए और इतना क्लियर से समझाने के लिए एक एक टॉपिक को। थैंक और यू जब से मैंने ये आपका सेशन अटेंड करा है, सीरियसली मतलब एक मजा सा आता है, अच्छा लगता है कि हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है, इसलिए थैंक यू सो मच सर दिल से। और सर मैम। मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सबसे पहले तो वो फोन ही नहीं उठाते, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, जब फोन ही नहीं उठाएंगे तो फिर सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। और ये और एक सर ये है कि चलो डाउनलाइन का तो चलो समझ में आता है कि वही थोड़े दूर के हैं, वो हमें नहीं समझ पाते। पर जो मैन जो मुझे रिलेशनशिप में दिक्कत आती है ना, जो हमारे रिलेटिव है, अगर हम उनसे हम थोड़ी सी भी बात करने चाहें, जैसे वेस्टिज का भी लेके आए, तो वो हमें ऐसे नजरों से देखने लग जाते हैं कि जैसे पता नहीं हम उनसे क्या मांगने वाले हैं, क्या छीनने वाले हैं। सर इस चीज का तो मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया कि इस चीज का सोल्यूशन सीरियसली है क्या, या हम उनसे कोई भी बात ना करें इस टॉपिक को लेके, या फिर क्या कहीं ना कहीं क्या हम ही गलत हैं, या फिर वो हमें क्यों नहीं समझ पा रहे। इतना टाइम हो गया एक चीज को कहते कहते कहते, पता नहीं हमें प्रॉब्लम है या उन्हीं में प्रॉब्लम है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग। मेरे को यही इसी तरह के कुछ फीडबैक चाहिए जहां आप अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, मतलब एक ऐसा वो पॉइंट जहां आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा होता ऐसा हो क्यों रहा है। मेरे को वही कुछ टॉपिक और चाहिए। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग। मेरे को एक पार्टिसिपेंट और चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर बहुत ही जानदार सेशन रहता है, लेकिन सर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे जो डाउनलाइन होता है, एक्चुअली लोग कहते हैं कि यार ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, इसको तो इतना ज्ञान नहीं है, यही वजह है कि बहुत पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों उनके अंदर होता है भावना? हाँ, मतलब उनके दिमाग में कुछ फालतू की चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं जो अखिलेश जी जैसे शानदार इंसान को रीड नहीं कर पाते। उनको यही लगता है एक तो ड्राइवर आदमी था, लेकिन मैं कहता हूँ सर ड्राइवर यहाँ कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे एजुकेशन है, जो कि आज हम उसी वजह से आज 2.5 लाख रुपया कमा रहा हूँ, अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, अपनी घर है, तो एक चीज मैं देना चाहता हूँ। लेकिन बस उनके अंदर यही है, इसके पास एजुकेशन नहीं है, और जगह जगह जाते हैं, लेकिन आज भी उनकी ग्रोथ इसी वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देख रहा हूँ बहुत सारे डाउनलाइन है जो 2-2 साल 2.5 साल हो गया है, लेकिन हमें तरस आता है कि क्यों नहीं बढ़ रहे, ऐसा क्या हो रहा है उनके साथ। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जहां वर्केबिलिटी लगभग खत्म सी हो गई है। और आप अपने मन में सोच लीजिए, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो कोई भी 5 नाम ऐसे नोट कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए जहां आपको लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। वो आपके भाई हो सकते हैं, वो आपके डाउनलाइन हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके अपलाइन हो सकते हैं। ऐसे 5 रिलेशन को आप अपने दिमाग में सोचेंगे, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचिएगा जरूर, तब आप ये सेशन को अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वो 5 रिश्ते आपकी जिंदगी में जिनको आप इंप्रूव तो करना चाहते हैं, लेकिन वो इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, लेकिन और बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, ये डाउनलाइन ही नहीं, ये अपलाइन ही नहीं, ये लाइफ में कोई भी हो सकते हैं, वो 5 लोग। और मैं चाहूंगा कि एक बार अगर आपके पास कॉपी पेन है तो प्लीज आप उनके नाम नोट करेंगे अभी इसी समय। कोई 5 लोग जिनसे आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, आप दिल से चाहते हैं कि रिलेशन इंप्रूव हो जाए, बट प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो रिलेशन सुधर नहीं पा रहे हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, कैसे उन रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, आज की जो ट्रेनिंग है, इसका जो क्रेडिट है, जो मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगा, वो अपने सभी सीनियर्स को देना चाहूंगा, विवेक सर, सिद्धार्थ जी, और पास्ट में मेरे जितने भी अप्लायंस रहे हैं, मैंने जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड किए हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल है एसटीएम का जो विवेक सर करते हैं, एसबीसी जो सिद्धार्थ जी करते हैं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लैंडमार्क मैंने किया है, ये सभी, और इसके साथ ही साथ कुछ बुक्स हैं जिनको पढ़ के मैं ये सेशन आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूं, और जैसे मैं सोचता हूं मैं आपके साथ आज आपको शेयर करने वाला हूं। राइट, आई होप आप लोगों ने वो 5 नाम लिख लिए होंगे
जिनका चेहरा देख के ही हमारे अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाता है, मतलब वर्केबिलिटी खत्म, सोचना भी बंद हो जाता है। उन 5 लोगों के नाम आप लोगों ने लिखे होंगे। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड के ऊपर आते हैं। सर खालिद भाई स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। वेरी गुड। तो कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को रोक रही हैं। जी, मैंने सबका माइक बंद किया, आपका भी बंद हो गया होगा, एक बार ऑन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं फिर बता रहा हूं, एमएलएम हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, या पर्सनल रिलेशनशिप हो, या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, आप सभी लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब करते होंगे, और एक व्यक्ति है जिसका चेहरा देख के हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन ज्यादा होते हैं, वो होता है हमारा बॉस। उसका चेहरा देख देख के तो पता नहीं कितने सांप हमारे सीने पे और पता नहीं कहां का शरीर में लहरें लेते हैं। तो एक बार उन सभी लोगों के चेहरे याद कर लीजिए और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हमें अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो हमें इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों से नेटवर्क में मेरी बात होती है, लोग डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं, लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट करते हैं सिर्फ रिलेशनशिप खराब होने की वजह से। क्योंकि जो बहुत ज्यादा क्लोज आपके लोग हैं, अगर उनसे रिलेशन खराब हो जाए तो ये जिंदगी नरक बन जाती है। और आई होप बहुत सारे लोग ये सारी चीजें फील कर चुके होंगे, जिनके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और जब वो आपकी तरह बिहेव नहीं करते, आपके एक्सपेक्टेशन के प्रति की तरह से व्यवहार नहीं करते, तो ये जिंदगी बिल्कुल बेकार लगने लगती है। तो उन सभी चीजों का सोल्यूशन आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बढ़ेंगे दोस्तों। ये था आज की डेट में हमारा चैलेंज। और दोस्तों जब इस तरह की कम्युनिकेशन होती है तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होने शुरू हो जाते हैं। मसलन जैसे किसी ने बोला कि हम अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं परचेज कर लो, और डाउनलाइन बोलती है अपने घर में दुकान थोड़ी खोलनी है। या हम अपनी डाउनलाइन को फोन कर रहे होते हैं और वो फोन नहीं उठाते हैं, तो एक छोटी आवाज टक 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 हमारे दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है और हम अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं। और जैसा आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे, कहने के लिए छोटा सा दिमाग है, लेकिन इसके अंदर इतना बड़ा जंजाल हमारे दिमाग के अंदर हो जाता है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो नेगेटिव हो जाती है, हम बहुत डल महसूस करना शुरू कर देते हैं, हम बहुत परेशान रहना शुरू कर देते हैं, और हमारे दिमाग में कुछ इस तरह के सवाल चल रहे होते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, और वो हमेशा ऐसा ही क्यों करता है, और हमेशा मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूं, मतलब मैंने क्या ठेका ले रखा है जो मैं ही माफी मांगू, या मैं ही हमेशा झुकता रहूं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आएंगे। इस तरह के कुछ सवाल हमारे दिमाग में चल रहे होंगे। मैं ही हमेशा क्यों सफर करूं, गलती उसकी और परेशान मैं रहूं, हमेशा मैं ही क्यों झेलता रहूं। कुछ इस तरह के सवाल भी हमारे दिमाग में आते हैं कि देखो वो अपलाइन कितनी बढ़िया है, कितनी बड़ी बड़ी एक्टिविटी करती है, और मेरी अपलाइन को देखो वो तो कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेता है, वो तो कोई काम ही नहीं करता है। उसके एक्शन ना लेने की वजह से आज मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। काश अगर वो इस तरीके से काम कर रहा होता तो शायद आज मैं भी सफल हो गया होता। देखो दूसरों की डाउनलाइन कितने बढ़िया तरीके से काम कर रही है, मैं ही एक ऐसा बदकिस्मत इंसान हूं जो मुझे इतनी बुरी डाउनलाइन मिली है। देखो दूसरी टीमें कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही हैं, और हम लोग आपस में लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। इस तरह के टक 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 24 घंटे दिमाग में हमारे विचार चलते रहते हैं। और दोस्तों इनका इंपैक्ट क्या होता है, यानी प्रभाव क्या होता है हमारी जिंदगी पे। आप देखिए हमारे आसपास की जिंदगी बिल्कुल नीरस हो जाती है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। जब हमने शुरू किया था, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कोई बिजनेस हो या जॉब हो, हम कितने एक्साइटेड थे, और आज सब बेकार हो गया है। बहुत डल महसूस करते हैं हम अपने आप को। आगे की स्लाइड पे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। और ये जो कंफ्यूजन है ये यही नहीं रुकता, ये और आगे जाता है। इससे पीछे वाली स्लाइड पे ब्लेम करके एक स्लाइड होगी दोस्तों। ये चीज यही नहीं रुकती, और ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें लग रहा होता है कि गलती सामने वाले की, और सामने वाले को लग रहा होता है गलती हमारी है। दोस्तों यहाँ पे एक इमेज आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे कौन व्यक्ति गलत है एक बार मेरे को बताएं। राधे श्याम जी ने हैंड रेज किया, एक बार इनको ओपन कर दीजिए। हेलो, हाँ जी साहब। हाँ सर जी, अपनी अपनी जगह दोनों ही सही है। नहीं, कोई एक तो गलत है। नहीं सर, अपना पॉइंट व्यू अलग अलग है दोनों का।
दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, लेकिन यार अलग अलग है, और जो छह बोल रहा है, गलत कोई नहीं है। गलत कोई नहीं है। नहीं सर, दोनों से उसकी साइड से वो सही है और इसकी साइड से ये सही है, लेकिन पॉइंट व्यू अलग अलग है, लेकिन दोनों ही करेक्ट है, गलत कोई नहीं है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राधे श्याम जी। और मैं अब आप लोगों से शेयर करने वाला हूं वो सीक्रेट, वो राज जिसके वजह से हमारे रिलेशन खराब होते हैं। दोस्तों, एक चीज होती है पॉइंट ऑफ व्यू। आप इमेज में देख रहे होंगे, एक व्यक्ति को ये 6 दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति को 9 दिखाई दे रहा है। ना इमेज में कोई गलती है, ना इंसान में कोई गलती है, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश हो रहे हैं और दोनों की लड़ाइयां हो रही हैं। दोस्तों, आपको एक मजे की बात बताता हूं। एक किताब है सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड। वहां आपको बहुत अच्छे विस्तार से इस तरीके को समझाया गया है कि हम कई बार आपस में अपने पार्टनर से, अपने रिलेटिव से लड़ रहे होते हैं, लेकिन हम सबकी जिंदगी में 3 बार ऐसी कोई घटना घटी होती है जिससे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। जैसे 5 से 10 साल की उम्र में हमारे साथ कोई घटना घटी थी, 11 से 15 साल की उम्र में कोई घटना घटी थी, और 15 से लेकर 22 साल की उम्र में हमारी जिंदगी में ऐसी कोई घटना घटित हुई थी जिसने हमारे जहन में, हमारे दिमाग के ऊपर इतनी गहरी छाप छोड़ दी। उसकी वजह से हमारे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज बन जाते हैं। जैसे, मैं कितना भोला हूं और ये दुनिया कितनी चालाक है, मैं कितना कमजोर हूं और ये दुनिया कितनी जालिम है। इस तरह के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों के बन जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, आपको सोचने में मदद आएगी, मतलब आपको एनालाइज करने में मदद आएगी। और ये प्लीज नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है हमारे लड़ाई झगड़े की। दोस्तों, जब मैं छोटा था, बचपन की बात है, गांव में हम लोग रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जब हम खेत पे जाने के लिए तैयार थे, मेरे दादाजी और मैं, तो गांव में पहले क्या होता था, सारे लोग बाहर बैठ के बात किया करते थे, पूरे मोहल्ले पड़ोस के लोग। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, चौतरा। घर के बाहर एक ऐसा जगह होता है जहां सब लोग सुबह को और शाम को इकट्ठा होते हैं। तो सुबह के समय मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली कि ऐसी कुछ बात चली सांप के ऊपर। तो मैंने कहा, सांप के हाथ में क्या होता है? उसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, सिर्फ मुंह तो होता है, पीछे से पूंछ पकड़ो और हैंटर बना के उड़ा दो, फेंक दो। मैं इस तरह की बातें कर रहा था सुबह के समय। और फिर हम लोग खेत पे गए, और खेत पे जाने के बाद वहां पे इत्तेफाक से क्या हुआ कि मैं छोटा ही था, फावड़ा जो होता है कसला, उससे मैं खेत में कुछ मिट्टी हटाने गया, और वहां मैंने देखा एक सांप लंबा सा, वहां खेत के अंदर सांप पड़ा हुआ था। इतना सीन तो मुझे याद है। उसके बाद मुझे याद नहीं है क्या हुआ, मेरी चप्पल कहाँ रही, मैं कैसे घर आया, और मैं अपनी अम्मा की गोद में, मैं छोटा ही था उस समय, शायद 7 या 6-7 साल का रहूंगा, 7-8 साल का। तो मैं भाग के आया, अम्मा की गोद में सो गया, और मैं इतना डर गया कि मेरी सांसें बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, और मैं आके सो गया। शाम का समय जब हुआ तो सारे लोग फिर से इकट्ठा हुए, और मेरे दादाजी ने हंसते हुए बोला कि राजू सुबह बोल रहा था, मेरे को घर में लोग राजू बोलते हैं, कि देखो सुबह ये तो ये बोल रहा था सांप को ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, और असलियत में जब सांप आया तो ये भाग के आ गया, डर गया। और सारे लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। दोस्तों, वो घटना मुझे आज भी याद है, वो हंसते हुए चेहरे मुझे आज भी याद हैं, लोग किस तरह मेरा मजाक बना रहे थे। और उस दिन से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया कि जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, कम बोलो लेकिन बहुत सोच समझ के बोलो। इस तरह की घटनाएं आपके साथ बहुत हुई होंगी। एक घटना मुझे आज भी याद है, हमारे घर में मेरे पापा चूंकि टीचर हैं, तो एक स्टूडेंट उनका आया जो मिठाई लेकर के आया था। उसने अपनी गाड़ी खरीदी थी, ऑटो खरीदा था, और वो मिठाई लेके हमारे घर आया। तो उसने प्रेम पूर्वक उसने बोला कि मैं तुम्हें अपने ऑटो में घुमाना चाहता हूं, और मुझे उसने अपने ऑटो में बिठाया। और जैसे ही वो तेज तेज ऑटो चलाने लगा तो मुझे लगा कि शायद मुझे कहीं और लेके जाएगा, और मैं चलते हुए ऑटो से कूद गया दोस्तों, और मेरा सर पूरा फट गया था, और लगभग 2.5 महीने मैं बेड पे रहा उस चोट की वजह से। और उस घटना ने मेरे ऊपर इतना इंपैक्ट डाला, मेरे दिमाग में एक बात फिट हो गई कि किसी के भी ऊपर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोच लो। आपकी लाइफ में घटनाएं कब घटी, एक बार याद कीजिएगा। और तीसरी घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो 15 से 22 साल के बीच में, जब मैंने इंजीनियरिंग किया और मैं कॉलेज में गया, तो जनरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रैगिंग होती है। और जब मेरी रैगिंग हुई तो मैंने कुछ जोक्स इस तरह के सुनाए कि जो मेरे सारे सीनियर थे वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा लिया। तो वहां से मेरी जिंदगी में एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया कि अगर हंसी मजाक करते रहोगे तो दुनिया आपको अपने साथ रखेगी। तो तब से मेरा एक नेचर बन गया, मैं बहुत हंसी मजाक करता हूँ, लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इन्हें बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज।
ये आपके विनिंग फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं, और ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। और आज के बाद आप पूरी जिंदगी ये चश्मे अपने ऊपर लगा लेते हैं और इसी नजरिए से दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब मैं उन लोगों से कभी भी बहुत अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता जो कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, तो मुझे थोड़ा सा चैलेंज होता है ऐसे लोगों के साथ तालमेल बिठाने में। दोस्तों, इस तरह के 3 घटनाएं आपकी जिंदगी में क्या घटित हुई थी, एक बार सोचिएगा, लिखिएगा, और अगर आप शेयर करना चाहें तो कल हम 1-2 लोगों की शेयरिंग लेंगे। और इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यूज की वजह से हम पूरी दुनिया से उम्मीद करते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे ही आपको बिहेव करना चाहिए। यानी अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूं तो सामने वाले को भी डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अगर मैं बहुत ज्यादा खर्चा करता हूं तो सामने वाले को भी बहुत खर्चा करना चाहिए। आप देखिए ना, आपका नेचर अगर बहुत ज्यादा खर्चा करने का है और सामने वाला व्यक्ति का लाइफ में कभी ऐसा घटना घटित हुआ होगा कि वो कंजूस बन गया। अब आप ऐसे आदमी के साथ अगर जीना शुरू करते हैं, मान लीजिए आपका एक दोस्त जो आप बहुत खर्चा करने वाले हैं और आपका दोस्त ऐसा है जो बहुत सोच समझ के खर्चा करता है, तो आप धीरे धीरे आपके बीच में फ्रिक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। ना आप गलत हैं ना वो गलत है, सब सही है, बट आपके बीच में तकरार होनी शुरू हो जाती है क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश होने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, जब ऐसा होना शुरू होता है आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में, तो आप होते तो साथ साथ हैं लेकिन आप साथ साथ नहीं होते हैं। आप इस इमेज को देखिए, आप देखिए इन लोगों को, ये साथ तो बैठे हुए हैं लेकिन साथ में नहीं है। हमारे नेटवर्क में, हमारे ट्री में, हमारे डाउनलाइन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब हम उनसे उनके जैसे बात नहीं करते तो वो फीलिंग्स, वो इमोशंस वो नहीं रहती है हमारे बीच में। रिश्ता है, ठीक है, किसी भी वजह से डाउनलाइन बन गए, अपलाइन बन गए, बट वो पावर, वो लव, वो एफिनिटी नहीं है हम लोगों के बीच में। और दोस्तों, कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, आगे की स्लाइड पे जाएंगे। और जब रिलेशनशिप नहीं होती है, जब वर्केबिलिटी नहीं होती है, तो ब्लेम गेम चालू हो जाता है। हम हमारी जिंदगी में जो भी हमारे लिए असफलता मिली उसका ठीकरा दूसरों के ऊपर मढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस धरती पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि गलती मेरी है। वो हमेशा ब्लेम करते हैं, और जब बार बार आप ब्लेम करेंगे किसी भी व्यक्ति को तो गिल्ट पैदा होती है। दोस्तों, गिल्ट मतलब आत्मग्लानि, या क्या बोलेंगे उसे हिंदी में, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। और गिल्ट जब और ज्यादा बढ़ जाती है तो दोस्तों एंड ऑफ रिलेशनशिप हो जाता है। और ये देखिए आपके साथ कहां का हुआ है, आपकी जिंदगी में, आपके रिश्तेदारी में, आपके डाउनलाइन में, कौन कौन से वो रिश्ते हैं जहां पे इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये ह्यूमन नेचर है, ये सब कुछ सब लोगों के साथ होता है। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो एक बात तय हो गई कि आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप इंसान हैं, क्योंकि ये तो सबके साथ होगा। हाँ, लेकिन जो इसका ओवरकम करेगा, जो इसका सोल्यूशन करेगा, वो विजेता बनेगा, वो सक्सेसफुल होगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है, वो है ड्रॉप योर कंसर्न्स। आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जब तक आप उनको ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत आसान, ये इतना ही मुश्किल है जितना मैंने आसानी से बोल दिया। अपना कंसर्न ड्रॉप कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस बात को हम ऐसे समझते हैं, आप सभी लोग एक बार जरा गौर फरमाइए, आपके उस रिश्ते में जाइए जहां बहुत प्यार था, आप बहुत पसंद करते थे उस इंसान को, और आज किसी वजह से, किसी भी लड़ाई के कारण, किसी भी कंफ्यूजन के कारण आज आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि जब तक आप अपने कंसर्न को ड्रॉप करके उसे फोन नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगे, तब तक ये डिस्कनेक्टिविटी ऐसे ही रहेगी। और मैं, जैसे मैंने सीखा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि कैसे उस चीज को किया जा सकता है। अगली स्लाइड के ऊपर जाएंगे दोस्तों। ये फोटो हम में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। मैं किसी जाति या धर्म विशेष के विषय में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल काउंसलिंग है। मेरा मानना यह है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी काउंसलिंग की थी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के सामने उसके वो रिलेटिव्स थे, वो दोस्त थे, वो गुरु थे, वो माता पिता, जो ताऊजी थे, दादाजी थे, सभी रिश्ते थे। उनमें से कुछ लोगों को देख के अर्जुन को घृणा होती थी, कुछ लोगों को देख के अर्जुन को गुस्सा आता था, और कुछ लोगों का अर्जुन सम्मान करता था। ऐसा ही तो हमारी जिंदगी में होता है। हम कंफ्यूज होते हैं, हम कर्म करने से घबरा जाते हैं। अब मेरा गेम बोल रहा है कि मुझे अपनी डाउनलाइन से बात करनी है, लेकिन डाउनलाइन की वो कड़वी बातें मेरे जहन में, मेरे दिल में, जिसके करके मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने अपलाइन को फोन करना चाहता हूं, लेकिन अपलाइन और मेरी वो खास तकरार ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से ना तो मैं फोन कर रहा हूं ना वो फोन कर रहा है।
और उसकी वजह से इंपैक्ट क्या हो रहा है? उसकी वजह से इंपैक्ट ये है कि हम अपने बिजनेस में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उसका इंपैक्ट हमारे रिलेशनशिप में ये है कि वो दोस्त, वो रिश्तेदार जिससे हम बात करते थे, खुश होते थे, आज हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ एक ही बात बोली थी, ड्रॉप योर कंसर्न और कर्ता को खत्म करें। यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इस जिंदगी में आए हैं कुछ करने के लिए, और आपको वो एक्शंस लेने होंगे, आपको वो काम करने होंगे। जब तक आप मैं में रहेंगे तब तक वो आप काम नहीं कर पाएंगे। अगली स्लाइड के ऊपर आएंगे, इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग इमोशंस के गुलाम होते हैं, हमें इमोशंस ड्राइव करती हैं। दोस्तों, इमोशंस हमारे ऊपर कई बार इतनी हावी हो जाती हैं कि कुछ लोग उन इमोशंस के चलते सुसाइड तक कर लेते हैं। इमोशंस ही हैं जो हमें भूखा रख के भी काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। वो इमोशंस ही हैं जो रात में हम अपने बच्चे के गीले किए हुए बिस्तर पे, बच्चे को सूखे हुए बिस्तर पे सुला देते हैं और हम गीले बिस्तर के ऊपर सो जाते हैं। दोस्तों, ये सारा खेल इमोशंस का है। और इमोशंस दो तरह की होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, या मैं इसे ऐसे बोलूंगा, एक पारिंग और एक डिसएम्पावरिंग। दोस्तों, जब तक हम, आप इस पिक्चर में देखेंगे, बीच में लिखा है इमोशन, उसके ऊपर लिखा है बिगर पर्पस इन आवर लाइफ, और नीचे लिखा है आई माई मी, प्लेइंग स्मॉल गेम इन योर लाइफ। जब तक हम अपने लिए ये जिंदगी जिएंगे, मैं, मेरा, मुझे, तो घृणा, दुख, शर्म, गुस्सा, डर, रिग्रेट, गिल्ट, इस तरह की इमोशंस हमें अपने कब्जे में रखेंगी, या मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करूं तो हमें अपने चंगुल में बांध के रखेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी को लगा देते हैं किसी बड़े पर्पस पे, ऊपर वाले के काम पे, जिस काम के लिए हमें भेजा गया है, शायद अभी बहुत सारे लोगों को तो अपना पर्पस ही नहीं पता होता है। दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो आपको आपका पर्पस फाइंड आउट करने में मदद करेंगी। शायद वेस्टीज आपको मिला है, हमें लगता है कि वेस्टीज से हम 2, 4, 5, 10, 20, 50 हजार रुपए कमा लेंगे, हमारी मर्सिडीज आ जाएगी। लेकिन दोस्त, वेस्टीज के जरिए वो रास्ता है कि आप इस दुनिया में कुछ ऐसा यूनिक करके जाएं जिससे पूरी दुनिया आपको याद रखे। दोस्त, अगर हम अपने लिए गेम खेलेंगे तो हम नेगेटिव इमोशंस में फंस जाएंगे, और अगर हम बड़े पर्पस के लिए अपनी जिंदगी में खेलेंगे तो हम कुछ पॉजिटिव इमोशंस हमारे साथ आ जाएंगी जो हमें बहुत ताकतवर बनाएंगी, जैसे प्यार, खुशी, प्राइड, उम्मीद, एम्पैथी, खुशी, जॉय, भरोसा, ये कुछ पॉजिटिव इमोशंस हैं। दोस्तों, अर्जुन की अगर मैं बात करूं, वो परेशान कब तक था? जब तक वो आई माई मी में था। और वो पावरफुल इंसान कब बन गया? जब उसने एक पर्पस के लिए लड़ना शुरू कर दिया, उसने बुराई के ऊपर अच्छाई की लड़ाई के लिए लड़ना शुरू कर दिया, तो वो ऊपर वाली इमोशंस में काम करना शुरू कर दिया। और आप अपनी लाइफ में देखिए, एक बार आप जब भी डिसएम्पावर हुए तो आप कहीं ना कहीं आई माई मी के चक्कर में हैं। और जिस दिन आप गेम के लिए खेलना शुरू कर देंगे, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, इसे थोड़ा सा और अच्छा से समझने के लिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है। अगर आपने यहां से खेलना शुरू कर दिया तो दोस्तों, आप अनस्टॉपेबल, आप सुपर पावर बन जाएंगे, इस दुनिया के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन जाएंगे। दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है और एक क्रूशियल गेम है, 5वां दिन है। अगर सचिन तेंदुलकर खेलेगा तो हमारा जो देश है वो गेम बचा जाएगा, और अगर सचिन तेंदुलकर नहीं खेलेगा तो हम हार जाएंगे। और सचिन तेंदुलकर को रात को बुखार हो जाता है 102। अब अगले दिन सुबह सचिन तेंदुलकर अगर आई माई मी में रहेगा तो वो गेम नहीं खेलेगा, वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाएगा, टैबलेट लेगा और आराम करेगा। लेकिन अगर उसे इंडिया के लिए खेलना है, बड़े पर्पस के लिए जाना है, तो वो अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, क्या मैं खेल सकता हूं? डॉक्टर उसे सजेस्ट करेगा, हाँ ये टैबलेट ले लो और इससे तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, और हाँ एक दिन तो तुम खेल सकते हो। तो दोस्तों, वो भर जाएगा प्यार, हैप्पीनेस, प्राइड, होप, इस तरह की पॉजिटिव इमोशंस के जरिए। और दोस्तों, वो गेम खेलेगा भी और इंडिया को बचाएगा भी। और हमारे साथ कितने इस तरह के एविडेंस हुए हैं, आप सभी लोग याद कीजिए। युवराज सिंह, ही वाज अ सर्वाइवल ऑफ कैंसर, जब उसने वर्ल्ड कप जिताया हिंदुस्तान को। तो जब भी आप बड़े पर्पस के लिए खेलना शुरू कर देंगे, आप नेगेटिव इमोशन से दूर हो जाएंगे। और जब भी आप छोटे पर्पस में फंसेंगे, अपने अंदर फंसेंगे, तो आप नेगेटिव इमोशंस का शिकार हो जाएंगे। और आज के बाद जब भी आप परेशान हो तो आप देखिए, एनालाइज कीजिए कि आप बड़े पर्पस के लिए खेल रहे हैं या मैं, मेरा, मुझे, लुकिंग गुड, अवॉइडिंग लुकिंग बैड, इन सब चीजों के लिए गेम खेल रहे हैं। आगे की स्लाइड पे आऊंगा। आज का जो सेशन है दोस्तों, वो एनालाइज करना है। अब हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, और ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, जिंदगी के हर पहलू में, हर हिस्से में वही लोग बड़े बनते हैं जो लीडरशिप के ऊपर काम करते हैं। और लीडरशिप कुछ और नहीं है, इट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी।
दोस्तों, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, आप उतने बड़े लीडर कहलाएंगे। आज जितने भी लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, आप देखिए, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपनी टीम की। क्या आपको क्या लगता है चैलेंजेस नहीं आते? जितने सीनियर साथी हैं वो जानते हैं कितने चैलेंजेस आते हैं, किस तरह के कम्युनिकेशन हमें करने होते हैं। बट बड़ा लीडर वही है जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आप देखिए अपने बच्चों को, जब बच्चे रात में टॉयलेट करके बिस्तर को गीला कर देते हैं, तो कैसे हमारे माता पिता ने हमें सूखे में सुलाया और वो खुद गीले में सोए। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इसलिए वो हमारी जिंदगी में हमारे लीडर थे। और कहीं ना कहीं हम अपने माँ बाप से कुछ जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर बैठते हैं। दोस्तों, जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप उतने बड़े लीडर कहलाएंगे। यानी लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक चीज और आपको बता दूं, ये कभी दी नहीं जाती, ये खुद से ली जाती है। आप एक बार याद तो कीजिए अपने अपलाइन के बारे में, वो कैसे वॉलंटरली आपको फोन करता है आपकी रिपर्चेज के लिए, आपके लेवल्स के लिए। हमने देखा है कई बार जब मंथ एंड में अपलाइन फोन करती है डाउनलाइन को, तो कुछ डाउनलाइन उसे इस तरीके से देखते हैं कि एलओबी में कमी पड़ रही होगी इसलिए फोन आया, जबकि अपलाइन के दिल में क्या होता है कि इसका लेवल ना छूट जाए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, हमारी लीडरशिप उतनी ज्यादा प्रूव होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनके बच्चे होंगे। एक बार सोचिए कि आपने अपने बच्चों के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बच्चों की निगाह में आप लीडर बन गए। आप देखिए आपने अपनी कहां डाउनलाइन के लिए इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उनकी नजर में आज आप एक लीडर हैं, एक विजेता हैं। तो जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, उतने बड़े लीडर हम बन जाते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए हायर पर्पस के लिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते समय कुछ चीजें हैं, कुछ इमोशंस हैं जो हमारे साथ आती हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो दुनिया हमें समझ नहीं पाती और हम अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों ये सारी चीजें करूं। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हमें आसानी हो जाएगी अगर ये नीचे की जो इमोशंस है इनको हम अपने अंदर डालना शुरू कर दें, लाइफ का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, कभी भी एक बार देखना, जब आप किसी की जिंदगी में खुशी का कारण बनते हैं, आप उस मुस्कुराहट के कारण बनते हैं किसी भी जिंदगी में, तो इंटरनल कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते समय हमें कुछ फंडामेंटल्स को अपने अंदर ढालना होगा, जिसे हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। हमें हमेशा थैंकफुल रहना है। आप जितना ग्रेटिट्यूड की भावना अपने अंदर रखेंगे, जितना धन्यवाद देंगे, वो धन्यवाद हम दे सकते हो भगवान को, ऊपर वाले को, जिसको भी हम मानते हैं। हम धन्यवाद कर सकते हैं अपने पेरेंट्स का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। हम धन्यवाद दे सकते हैं अपने अपलाइंस का। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड, जब भी आप किसी को धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, वो बहुत मदद करता है आपको पावरफुल बनाने में। आप जितना थैंक यू बोलेंगे, आप उतने ज्यादा पावरफुल बनते चले जाएंगे। तो आज के बाद जब भी हम खाना खाएं तो कोशिश करें थैंक यू बोलने का, कि ऊपर वाले ने हमें ये भोजन दिया, खाना दिया। आपकी लाइफ में जो भी कुछ है, एक बार थैंक यू बोलिए उसके सोर्स को। उसके अलावा फॉरगिवनेस, माफ करना सीखें। दोस्तों, रतन टाटा जी का मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक क्रिएट किया था कि अगर बड़ा बनना है तो माफ करना सीखना होगा, क्योंकि आप अगर माफ नहीं करेंगे तो अटक जाएंगे, लड़ाई झगड़े में फंस जाएंगे। एडिफिकेशन, दोस्तों तीसरी चीज है एडिफिकेशन। हमें हर उस आदमी की तारीफ करनी है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, एक बार तारीफ करके देखिए। किसी की मुस्कुराहट बहुत अच्छी हो सकती है, किसी का बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का लीडरशिप हैंडलिंग बहुत अच्छा हो सकता है। आप देखिए आपकी टीम के अंदर कुछ लोग बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, आप एडिफाई कीजिए लोगों के सामने पब्लिकली। आप एडिफाई कर सकते हैं हर आदमी के उस गुण को। लेकिन एक चीज याद रखना, चापलूसी और एडिफिकेशन में बहुत अंतर होता है। हमें चापलूस नहीं बनना है, हमें एडिफिकेशन सीखना है। जैसे जामवंत ने किया था हनुमान जी के लिए, उन्होंने एडिफाई किया था हनुमान जी को, उनकी ताकत याद दिलाई थी। ऐसे ही हमारी टीम के अंदर जितने लोग हैं, आप सिर्फ एडिफाई कीजिए ना। आप कंप्लेंट जब भी होती है, कोई भी दिक्कत है, आप उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। आप एक आदमी की जिंदगी में एडिफिकेशन से वो कमाल कर सकते हैं, वो जादू कर सकते हैं जिस जादू की के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। लर्न हाउ टू इग्नोर। दोस्तों, अपने कंसर्न को ड्रॉप करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए। आप एक बार अभी इसी समय सोच के देखिए, आपका वो रिश्ता जहां आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी, हैप्पीनेस मिलती थी, और आज किसी वजह से वो हैप्पीनेस खत्म हो गई है। और अगर आप सिर्फ इग्नोर कर दें, फॉरगिव कर दें, आप कंसर्न को ड्रॉप कर दें, तो रिश्ता वहीं से चालू हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला भी आपका इंतजार कर रहा है आपसे बात करने के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग, दोस्तों पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़िए, हमेशा आगे की तरफ चलिए। हमें नहीं अटकना है किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में। कोई भी इंसान गलत नहीं होता,
इस सेशन के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी इंसान गलत नहीं है, गलत उसके साथ घटित हुई वो घटनाएं हैं जिनकी वजह से उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू बन गया। बाय कोर, दिल से सभी ह्यूमन बीइंग्स बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं सभी लोग, बस कुछ घटनाओं की वजह से उनके पॉइंट ऑफ व्यू बन गया और वो पॉइंट ऑफ व्यू तो मेल नहीं खा रहे। तो इन तरीकों से आप अपने कंसर्न्स को ड्रॉप कर सकते हैं। हमें काम करना है हमेशा उम्मीद के लिए, और हमें हमेशा काम करना है एक भरोसे के लिए, एक फेथ के लिए। और दोस्तों, ऊपर वाले ने हमें बहुत पावरफुल बनाया है, हमें लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए बनाया है, किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए बनाया है। एक बार याद कीजिए अपने पेरेंट्स को, जो उन्होंने हमारी जिंदगी में क्या क्या वैल्यू एडिशन किए हैं। आप सोचिए एक बार बड़े भाई के बारे में, आप सोचिए अपने छोटे भाई के बारे में, आप सोचिए अपने दोस्तों के बारे में, आप एक बार सोचिए उन गुरुजनों के बारे में जिन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया है। दीपक सर एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज करवाते हैं दोस्तों, और वो एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, आप करके देखिएगा। दीपक सर हमेशा बोलते हैं, कभी कभी वो ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें बोलते हैं कि 5 लोगों के नाम लिखिए जिन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो अक्सर हम अपने पेरेंट्स का, टीचर का, दोस्तों का नाम लिखते हैं। और इस एक्सरसाइज के बाद में दीपक सर एक बात बोलते हैं कि अब सोचो ऐसे वो 5 नाम, जब उनको ये एक्सरसाइज दी जाए तो आपका नाम वो इस जगह लिखेंगे। तो दोस्तों, हमें इस तरीके से काम करना है। अपलाइन डाउनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग तो अपने आप सही हो जाएगी अगर इन वैल्यूज को हम अपने अंदर लेके आ जाएंगे। दोस्तों, हमें इस तरीके से एक्शन करने हैं कि हमारे अपलाइन जितने भी है वो हमें प्यार करें, और हमारी जितनी भी डाउनलाइन है वो हमारी इज्जत करें। इस तरह के एटीट्यूड के साथ अगर हम काम करना शुरू कर देंगे, हम सब सीख रहे हैं, हम सब में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम सबसे गलतियां होती हैं, और गलतियों का सिर्फ एक समाधान है कि हम अपने कंसर्न को ड्रॉप करें और उस खुशी के लिए, उस स्माइल के लिए, उस हैप्पीनेस के लिए काम करें। माफ करना ही दोस्तों सबसे बड़ी जीत है हमारी जिंदगी में। अगर कोई डाउनलाइन रीपरचेज नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम और हमारा काम है उनको बताते रहना। अगर वो ब्लेम करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं, मेरा, मुझे में अगर हम फंस गए तो हमें बेइज्जती, शर्म और इस तरह की नेगेटिव इमोशंस घेर लेंगी। लेकिन अगर हम पावरफुल है, हमारे दिल से हम कहते हैं, हमारे दिल को ये पता है कि हम इसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो हम हर महीने फोन कर देंगे, हर महीने उनको बोलेंगे, बेशक से वो करें या ना करें, लेकिन हमारा काम है, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो हमने ली है, हम उसे निभाते रहेंगे। आज आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है। आपकी लाइफ में हर आदमी की जिंदगी में ऐसा एक इंसान है जिसे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से वो कम्युनिकेशन बंद हो गया है। दोस्तों, आज के आज हम अपने सभी कंसर्न्स को ड्रॉप करेंगे और हम फोन करेंगे उस इंसान को और बोलेंगे कि यार कुछ ऐसा था जिसकी वजह से कंफ्यूजन से मेरे दिल में ये आया और मैंने तुझसे बात नहीं करी, लेकिन आज के बाद मैं वही लव एंड एफिनिटी, वही प्यार दोबारा से जगाना चाहता हूं, उसके करके मैंने फोन किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, एक बात और, गलती बेशक उसी की हो। कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैं क्यों फोन करूं, तो दोस्त, फोन नहीं कर रहे हो तो परेशान भी तो आप ही हो, और जिस दिन फोन कर दोगे आप देखना कितने पावरफुल महसूस करोगे आप अपने आप को, क्योंकि ये वो पहला कदम है। अगर आपने उठा लिया तो आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो जाओगे अभी आपको अंदाजा नहीं है। हमेशा बी अ रीजन फॉर अ स्माइल ऑन एनी समवन्स फेस। आप किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन सकते हैं। बस जिंदगी भर अगर ये सोच के काम करना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे जितने भी डाउनलाइंस हैं वो हमारे बच्चों की तरह हैं, और हमारे जितने भी अपलाइंस हैं वो हमारे पेरेंट्स की तरह हैं। दोस्त, 2 सॉन्ग्स लास्ट में हम जरूर सुनेंगे क्योंकि हमारी इमोशंस को और पुख्ता और मजबूत करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी जितनी भी डाउनलाइंस हैं, आई लव ऑल देम, यहाँ जितने भी लोग हैं मैं सभी के लिए बीइंग इन सर्विस अवेलेबल हूं। मेरी जब भी कोई जरूरत हो, अगर मैं कर सकता हूं तो आप बेहिचक बोलिएगा, आई विल बी रेडी फॉर दैट। और सभी डाउनलाइंस को अगर आप आज के बाद देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे। एक सज्जन ने कमेंट किया है कि सर अगर माफ करने के बाद भी डाउनलाइन ना सुधरे तो क्या करना चाहिए। तो एक ही लाइन में बोलूंगा, फॉरगिव देम, माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति को सर्व करने के लिए नहीं आए। बहुत दुनिया है जो आपको ढूंढ रही है, जो आपका इंतजार कर रही है। तो स्टक नहीं होना है, माफ करिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, आज के बाद जब भी हम अपनी डाउनलाइन को देखेंगे, आप याद कीजिए आपके बच्चों ने क्या आज तक कोई गलती नहीं की? क्या उन्होंने कभी कोई खिलौना नहीं तोड़ा? क्या आपने उन्हें घर से उठा के फेंक दिया बाहर? दोस्तों, आपने हमेशा माफ किया अपने बच्चों को,
तभी जीवन चल पाया। सोचो आपके बच्चे ने पहली गलती करी थी और आपने उसे समझाया और वो नहीं माना, तो क्या आपने उससे रिश्ता तोड़ दिया? नहीं। और हम भी किसी के बच्चे, हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ ऐसा किया होगा। दोस्तों, जब तक कंसर्न को ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी ने बोला मैं अनमैरिड हूं, कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स की दुनिया में जाइए। आपने कभी वो गलतियां करी होंगी और आपके माँ बाप ने आपको माफ किया होगा, तभी ये जिंदगी आगे चलिए। दोस्तों, अगर हम अपने कंसर्न्स में अटके रहेंगे तो ये लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, हम स्टकअप हो जाएंगे। और अगला 2 लाइन लास्ट में बोलना चाहूंगा। पहली चीज, आपकी डाउनलाइन अगर कोई भी गलती करती है और बार बार गलती करती है, तो याद कीजिए अपने उस छोटे से बच्चे को, या याद कीजिए अपने आप को, जिस तरह से हमने मिस्टेक करी थी, और माफ करिए और आगे बढ़िए। और अगर आपकी जिंदगी में आपके अप्लायंस से शायद कोई भी कंसर्न हो, तो याद करना अपने उन पेरेंट्स को, आपने जब भी कोई डिमांड करी थी, जितना संभव हो सकता है उन बेचारों ने पूरा करने की कोशिश करी होगी, लेकिन कई बार वो भी मजबूर हो गए होंगे किसी परिस्थिति की वजह से, तो शायद वो आपकी वो इच्छा पूरी नहीं कर पाए हों। दोस्त, अपलाइन भी इसी तरीके से है। कितने सारे लोग उनसे बहुत सारी उम्मीद रखते हैं और जरूरी नहीं कि वो हमेशा हमारी हर उम्मीद को पूरा कर पाए। तो दोस्तों, अगर वो नहीं कर पाए हैं तो भगवान को याद कीजिए, आगे बढ़िए, अपने कंसर्न्स को ड्रॉप करिए, अटकिए मत, और थैंकफुल रहिए हमेशा अपने अप्लायंस के। और अपने जितने भी डाउनलाइंस हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी जिंदगी में ग्रोथ के, तो अगर वो गलती करते हैं तो इग्नोर कीजिए। दोस्तों, आज सिर्फ इतना सा ही, और जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं, आप देखिएगा ये जिंदगी कितनी शानदार होनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट लाइन, आप कारण बनेंगे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट का। थैंक यू सो मच। आज इतना ही। और आज एक बहुत ही शानदार शख्सियत मुझे नजर आ गई है जो हमारे बीच में है। आप जब भी इनसे मिलेंगे, आपको ये झलक हमेशा देखने को मिलेगी। मुझे आज भी याद है, जब भी वो ऐसे डाउनलाइन से बात करते हैं जो उनसे ज्यादा समझदार होते हैं, तो कितने इनोसेंट और प्यार से, भोलेपन से वो उन लोगों को हैंडल करते हैं। आज का जो सेशन हुआ, अगर मैं कहूं, इसकी मिसाल हमारे बीच में मौजूद है। वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, आप उनका माइक ओपन कर दीजिए। दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत सफल व्यक्तित्व है और एक ऑडी अचीवर है और बहुत सिंपल पर्सनैलिटी है, और हम उन्हीं से सुनेंगे उनकी जवानी, उनकी वेस्टीज में अब तक का सफर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। राजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। आपसे हमेशा सीखता रहता हूँ, और आज भी मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं वैसा सीख रहा था आपसे। थैंक यू सो मच। मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा हूँ, सभी साथियों के लिए कई लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, और इलाहाबाद में जन्म हुआ, प्रतापगढ़ में मेरा पालन पोषण हुआ, सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करी। 17 साल की उम्र में दिल्ली आया, 6 महीने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी। उसके बाद पेंटिंग का काम सीखा मैंने, 24 साल तक पेंटिंग का काम किया, साइकिल से घूम घूम के। मई 2012 में बेडशीट के बारे में जानकारी मिली और समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके पहले में कंपनी और कर चुके थे, तो अनुभव जो है वो पुराने थे। जैसे कि सर ने अभी बताया, पिछली बातों के आधार पे हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो जो हमें बता रहे थे बेडशीट के बारे में वो भी अच्छे थे, और पिछला हमारा जो तजुर्बा था वो भी अच्छा था। तो मैं अपनी जगह सही था, वो अपनी जगह सही थे, समझ में नहीं आया। 2 साल मैंने काम नहीं किया, मेरी ज्वाइनिंग जबरदस्ती बेडशीट में लगाई, ब्लैकमेल कर करके, इमोशनल ब्लैकमेल, मुझसे पैसे उधार मांगते थे और ज्वाइनिंग लगा दी गई थी। तो पहले महीने का चेक मेरा 18 रुपए का था। मैंने अपनी साइकिल से ही काम करना शुरू किया और 3 साल काम किया। और मुझे बेडशीट के ज्वाइनिंग करते समय बोला गया था, मुझे संतोष यादव जी का नाम लूंगा मैं, उन्होंने कहा था मिश्रा जी अगर यहाँ 4 साल काम कर गए तो आपका चेक 1 लाख का होगा कम से कम। तो 1 लाख मुझे याद था। उसके बाद मैं ट्रेनिंग में जाता रहा, सीखता रहा, और एक चीज मैंने करी थी, मैं सिर्फ सीखता था और जो सीखता था वही करता था। मेरा अपना कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, मेरे पास दिमाग बिल्कुल नहीं है, और जो है वो समर्पित है अप्लाइंग को। तो आप लोगों से सीखता रहता हूँ। पहला चेक मेरा 18 रुपए का था। मैंने साइकिल से काम करना शुरू किया था, और जब तक मैं डायमंड नहीं बन गया मैं साइकिल पे काम करता रहा। क्योंकि इसके पहले की कहानी मेरी परेशानी भरी थी, पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं काफी कर्जे में था। मिसेज की तबीयत खराब रहा करती थी, उन्हें लास्ट में कैंसर डिक्लेयर हुआ और वो बच भी नहीं पाई, तो मैं काफी कर्जे में था। तो साइकिल से मैंने काम करना शुरू किया, डायमंड तक काम किया साइकिल से। 24 मई 2016 को मैंने अपने लिए अपने कार फंड से
पहली कार ली, क्विट, रिजल्ट क्विट। मुझे साइकिल से अलावा बाइक चलाना आज भी नहीं आता, मैंने सीखा नहीं था। और अभी की बात करूँ तो मैं अपनी ओडी चलाता हूँ, 40 लाख की है, Audi A3। और हाईएस्ट पे आउट की बात करूँ तो 3,77,237 रुपए का मेरा चेक है नवंबर का। अभी मैं लगभग 3 लाख प्लस का चेक लेता रहता हूँ हर महीने। लॉकडाउन की बात करूँ तो 4 महीने का जो मार्च अप्रैल मई जून है, इसमें जब लोग परेशान थे तो मैंने 8,76,000 रुपए 4 महीने में कमाए। मेरा अभी लेटेस्ट पे आउट जो इस महीने जून का है लॉकडाउन का, वो भी 3,16,000 रुपए का है। तो मैं फिर बोल दूं, इस टाइम मेरा कुछ नहीं, मेरे पास दिमाग ही नहीं है। मुझे अपलाइन जैसे शर्मा सर सिखा रहे थे तो मैं बहुत बारीकी से सीख रहा था, और मैंने कुछ लिस्ट भी बनाई, अपनी पॉइंट भी लिखे हमने। अब इसे मैं अपने अंदर लाऊंगा, मैं किसी को बताऊंगा बाद में, पहले उसे अपने पर लागू करूंगा। इसमें सब कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ विवेक सर का है, संजय सर का, और राजीव सर है, पाली सर है, दीपक सर। मैं बताऊँ बहुत जरा प्रभावित हूँ आपकी मीटिंग से। तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सब अप्लाई कर दिया हुआ है। मैंने सीखा, अपने डाउनलाइन में प्रयास किया कि खुद सीख करके उसको बताया जाए। जिन्होंने सीखा अच्छी बात, जो नहीं सीखे उनका पंगा जो अपना है। मैं कभी नाराज किसी से नहीं होता, लेकिन मैं खुश हमेशा रहता हूँ। तो ये जो कुछ भी हुआ मैं बोलूंगा अपलाइन की वजह से हुआ, सिस्टम की वजह से हुआ। मैं सही जगह पे आ गया हूँ। एक काम मैंने किया था कि जिस प्लेटफॉर्म को मुझे ऊपर वाले ने दिया गिफ्ट के रूप में, उसका मैंने पूरा फायदा उठाया। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, नहीं कहूंगा कि आप ट्रेनिंग में बैठते हैं तो जो सिखाया जाता है उसे किसी को सिखाने से पहले खुद पे अप्लाई करें, उसे करना शुरू करें। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई आपका बैरी नहीं है, किसी से आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई भी गिरगिश नहीं होगी, सब आपको बहुत प्यार करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं पर्सनली जब भी इनको देखता हूं तो ये जितनी भी चीजें मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये जीते जागते उदाहरण है इन सभी चीजों का। और मैं लास्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि बी ए रीजन फॉर अ स्माइल ऑन एनीवन्स फेस। किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट के कारण बनिए। जिंदगी और ये दुनिया बहुत हसीन है, बहुत शानदार है। थैंक यू सो मच। इस मीटिंग में जितने भी मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जितने छोटे हैं उन सभी को अधिकार के साथ आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। और कल का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग फाइनली इस सेशन को फिनिश करेंगे, और कल एक कमांडो ट्रेनिंग हम लोग आपस में शेयर करेंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना चाहिए और किस माइंडसेट के साथ करना चाहिए। कल के सेशन में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू राठौर जी।